नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। हम देख रहे हैं यहाँ पर उपपद विभक्ति। दोस्तों, मैं सास और बहू के माध्यम से उपपद विभक्ति समझाना चाहता हूँ। तो ये अत्यंत रोचक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप उपपद विभक्ति को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं कि भाई उपपद विभक्ति किसे कहते हैं। जो विभक्ति पद के आश्रित होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया, मुझे पता था। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर उदाहरण देकर समझाइए। चलिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ और इस उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक पद है सर्वतः, ठीक है। तो सर्वतः इसका अर्थ होता है चारों ओर। तो यहाँ पर मैंने क्या देखिए, उद्यानम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, उद्यान के चारों ओर वृक्ष है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्यान के काकी के षष्ठी विभक्ति आती है, लेकिन यहाँ पर उद्यानस्य की जगह क्या हो गया, उद्यानम आया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्वतः यह पद आया है। तो सर्वतः पद जहां भी आता है उससे जिसके साथ भी रिलेशन होता है उसमें द्वितीय विभक्ति ही आती है। तो यहाँ पर उद्यान इस पद के साथ इसका रिलेशन है। तो जो विभक्ति पद के आश्रित हो, ठीक है, इसकी विभक्ति इस सर्वतः के आश्रित है, इसी कारण से इसको उपपद विभक्ति कहते हैं। समझ में आया? सर कहानी बताकर समझाइए। ठीक है भाई, चलो तो इसको और सिंपल कर देते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो हम इसको और आसान करके समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक सास है, ठीक है, और एक बहू है। तो एक बार क्या होता है, सास बहू को कहती है कि बहू, कल पूजा के लिए मंदिर जाना है, तो सुबह 7 बजे तैयार हो जाना। तब बहू कहती है, ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन जो बहू थी थोड़ी मॉडर्न ख्याल की थी, इसलिए उसने क्या किया कि दूसरे दिन तैयार तो हो गई, लेकिन साड़ी नहीं पहनी, पंजाबी ड्रेस पहन ली। तब उसकी माँ कहती है, बहू मंदिर जाना है, जाओ साड़ी पहनकर आ जाओ। तब वह न चाहते हुए भी कहती है, ठीक है माँ जी, मैं साड़ी पहनकर आ जाती हूँ। फिर क्या होता है कि अब वह साड़ी पहनकर आती है और कहती है, माँ जी मैं साड़ी पहनकर आ गई हूँ। तब सास उसको डांटते हुए और अच्छी तरह से समझाते कहती है, ठीक है, आगे से सारे नियम मेरे ही मानने हैं, इस बात को तुम याद रखो। तो आपने यहाँ पर देखा कि बहू की इच्छा हो ना हो, लेकिन जब सास है तो सास की उपस्थिति में बहू को सारी बातें उनकी माननी पड़ती हैं। तो आपने इस कहानी को समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक संस्कृत में मैंने लिखा है, उद्यान के चारों ओर पेड़ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रेड कलर में लिखा है ये एक्चुअली षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको संस्कृत में लिखते हैं तो ये जो सर्वतः पद है, जो अभी हमने पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, उद्यानम सर्वतः वृक्षा सन्ति। अब इसको हम इस कहानी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्वतः पद जो है, सर्वतः पद ये सासू माँ है, ठीक है। सर्वतः पद क्या है, सासू माँ है। और सासू माँ कहती हैं कि मैं द्वितीय विभक्ति की समर्थक हूँ, मतलब मैं जब जब आऊंगी तो मेरे साथ आने वाला द्वितीय विभक्ति में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में आ गया है। तो बहू जो है उसको तो साड़ी नहीं पहननी, पंजाबी ड्रेस में आना है। अब वो कह रही कि भाई वैसे तो मैं षष्ठी विभक्ति में रहती हूँ, है ना, मैं द्वितीय विभक्ति में तो रहती नहीं हूँ, मैं तो साड़ी में नहीं रहूंगी। लेकिन अब क्या करें कि भाई सासू माँ ने बोला है, वैसे तो मुझे उद्यानस से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं उद्यानम आई हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो सासू माँ यहाँ बैठी है उसकी नज़र उस पर है, अपने बहू पर। तो उसने कहा कि मैं द्वितीय विभक्ति की समर्थक हूँ, इसलिए तुम्हें षष्ठी विभक्ति में नहीं आना है। तो किस में आना है, द्वितीय विभक्ति में ही आना है। मैं जब जब रहूंगी तो तुम्हें द्वितीय विभक्ति में आना है, मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें जिस विभक्ति में रहना है उस विभक्ति में रह लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब जब मैं रहूंगी तो तुम्हें द्वितीय विभक्ति में रहना है। तब जा करके वह मान जाती है
और कहती है कि भाई सास के सामने तो झुकना ही पड़ता है, और वह द्वितीय विभक्ति में आ जाती है। तो वैसे देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति है, लेकिन सर्वतः के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। यहाँ पर हम इसको ऐसा समझते हैं कि जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण, और जो सासू माँ है ना वो विशेष पद है, तो उस पद के कारण से जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। उसमें कारक की परिभाषा नहीं घटित होती है, उपलक्षित होती है। मतलब कारक की रूल रेगुलेशन वहां नहीं चलेंगे, भाई यहाँ तो षष्ठी विभक्ति नियम के हिसाब से देगा तो षष्ठी विभक्ति, ये नियम कुछ वहां पर चलने वाले नहीं है। वहां पर कारक की अवहेलना की जाती है, उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो वहां कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता है, कहना चाहिए कि यह कारक का अपवाद होता है। तो इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रति हैं। प्रति जो है इसका उदाहरण देखिए, इसका अर्थ होता है की ओर, टूवर्ड्स। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया है, बालकः ग्रामं प्रति गच्छति। बालक जो है गांव की ओर जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रामम आया है, ठीक है, गांव की, का की के षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहां पर क्या किया है, बालकम, बालकः बालको बालकः प्रथमा, बालकम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि प्रति जो है, प्रति ये द्वितीय की समर्थक है। देखेंगे मैं जब जब आऊंगी तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर षष्ठी नहीं चलेगी, द्वितीय विभक्ति ही चलेगी। तो वैसे ये सोच रही कि भाई ग्रामर से आना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन नहीं, प्रति है तो ये कहेगा मैंने यहाँ उपपद विभक्ति होगी। ठीक है, मेरे आश्रित रहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आती है। उसके पश्चात देखिए उभयता, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नदीम उभयतव पशव चरंती, नदी के दोनों ओर पशु चर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उभय तो जो है ये पद जो है ये कहता है कि मैं जब जब आता हूं तो वहां पर क्या होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति नहीं चलेगी, द्वितीय विभक्ति चलेगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, नद्या की जगह क्या आया है, नदीम आया है। उसके पश्चात देखिए अगला जो है परितः, परितः जो है, परितः का अर्थ क्या होता है, देखिए चारों ओर। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, विद्यालय परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं परितः जो ये पद दिया गया है, ये जब जब आता है तो उससे जिसका रिलेशन है, यहाँ विद्यालय पद से रिलेशन है, तो इसमें षष्ठी आना चाहिए, कायदे से देखा जाए तो विद्यालय से होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ सासू माँ बैठी है, वो तो कहेंगे नहीं भाई मैं तो द्वितीय विभक्ति के समर्थक हूँ, तो जब जब मैं आऊंगी तब तब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। और देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, उद्यानम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, सर्वतः का अर्थ होता है सब ओर। तो यहाँ पर आप देखिए सर्वतः जो पद है ये एक ऐसी सासू में जो द्वितीय विभक्ति के समर्थक हैं। तो इसका रिलेशन किससे आ रहा है, उद्यान के, उद्यान के चारों ओर, काकी के षष्ठी आ रहा है, वैसे नियम से देखा जाए तो षष्ठी है। ठीक है, उद्यान से आना चाहिए, लेकिन सर्वतः ये पद कहता है कि जब जब मैं आता हूं तो मेरा जिससे रिलेशन होगा उसमें द्वितीय विभक्ति ही आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उद्यानस्य की जगह क्या आया है, उद्यानम आया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो विना पद है इसका अर्थ होता है बिना, बिना अर्थात विदाउट। ठीक है, अतिरिक्त। अब यहाँ पर मैं आपको खास बात ये बताना चाहता हूँ कि बिना जो है इस पद के योग में वैसे देखे जाए तो 3 विभक्तियां आ सकती है। हाँ दोस्तों, 3 विभक्तियां, एक तो सर्वप्रथम द्वितीय विभक्ति, दूसरी है तृतीय विभक्ति है, और तीसरी है पंचमी विभक्ति। मैं फिर से बता रहा हूं, द्वितीय विभक्ति, उसके पश्चात है तृतीय विभक्ति, और उसके पश्चात है पंचमी विभक्ति। तो ये विभक्तियां वहां पर आती ही आती हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, सीता रामम विना न वसति। अब मैंने यहां पर मात्र द्वितीय विभक्ति लिखी है। अब बोलोगे सर बाकी के क्यों नहीं लिखी, चूंकि मैं यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के बारे में बता रहा हूं, इस कारण से मैंने अन्य विभक्तियों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि सीता राम के बिना नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो विना पद है, ये विना पद क्या कहता है कि मैं आऊंगा। तो अपन यहाँ चूंकि द्वितीय विभक्ति की चर्चा करें तो यहाँ द्वितीय विभक्ति ही आएगी। कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है क्या? नहीं किया गया है, अपितु हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया है। तो इस कारण से यहाँ पर सीता रामम विना न बसती, यह वाक्य बनता है। दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो आप इसको जरूर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।